चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन एवं सेवा भारती के साथ चल रही वेबिनार की ये 74वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा प्रयास रहता है कि हम बालकों से जुड़े विषयों पर लगातार बातचीत करें, कुछ समाधान निकालें और समाज को जागरूक करें। इसी क्रम में आज हमारे दो महत्वपूर्ण विषय हैं। बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराध हम सभी के लिए चिंता का विषय हैं। वस्तुतः बालकों के अधिकारों का किसी भी प्रकार से अतिक्रमण उनके विरुद्ध किया गया अपराध ही माना जाना चाहिए और इन सारे अपराधों को रोकने की वस्तुतः जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे बाल कल्याण समिति हैं, चाहे जेजेबी के बोर्ड हो, चाहे वे सभी लोग हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर लगाम लगाएं और उनके अधिकारों की रक्षा करें। इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रेखा श्रीधर जी। रेखा जी लगभग 20 वर्षों से बालकों के साथ कार्य कर रही हैं और उनके हितों के लिए लगातार लड़ाइयां लड़ रही हैं, समाज को जागरूक कर रही हैं। आप भोपाल बाल कल्याण समिति में सदस्य भी रह चुकी हैं। आपसे आग्रह है कि आज का जो आपका विषय है ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन पर अपनी बात रखें। रेखा जी। धन्यवाद चौबे जी और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज बात हो रही थी कि बच्चों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, बच्चों के साथ हुए अपराधों की बात कर रहे हैं, मैंने कोशिश करी है कि बच्चों के अधिकारों को फोकस करते हुए और उनके साथ जो अपराध हो रहे हैं उनको फोकस करते हुए हमारे यहाँ कौन कौन से प्रोविजंस हैं। हालांकि हम सब बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत तरह तरह के एक्ट हैं, फिर भी कोशिश करिए कि उनको रिलेट करते हुए किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके और बच्चों के साथ अपराध ना हो सके, उसके लिए हम सब मिलकर क्या एक संयुक्त प्रयास कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर करने की अनुमति चाहती हूँ। प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहती हूँ चौबे जी, क्या मैं करूँ? जी बिल्कुल करिए। ओके। मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है आप सबको? प्रेजेंटेशन दिख रहा है? या दिख रहा है। दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू। मैंने इसको क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन को लेते हुए एक प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करी है और उसके साथ स्टेट प्रोविजंस को लेकर भी बनाने की कोशिश करी है। मैं बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी के डाटा में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में जानते हैं, बट मैं पॉपुलेशन जरूर शेयर करना चाहूँगी कि यहाँ बच्चों की जो पॉपुलेशन है यूपी, महाराष्ट्र और एमपी मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि ये क्राइम रेशियो में थोड़े ज़्यादा स्टेट्स हैं जिनका आंकड़ा इस समय एनसीईआरटी के हिसाब से थोड़ा अधिक है जहाँ बच्चों के साथ क्राइम हो रहा है। मध्य प्रदेश में देखें तो 287.6 लाख जो है वो पॉपुलेशन है बच्चों की एज पर सेंसस 2011। उसके बाद अभी सेंसस में ऐसा कोई लेटेस्ट डाटा नहीं है, इसीलिए हमको पुराने ही सेंसस को अभी रिफर करना पड़ रहा है। इसके बाद मैं इसको स्किप करते हुए आगे आती हूँ कि क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की जब हम बात करते हैं तो इसमें टाइप्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट अगर हम देखें, हालांकि जब हम बच्चों की बात करते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं तो 100% आप सब एग्री होंगे कि गार्जियनशिप और जो बच्चों को जो गार्जियनशिप है, बच्चों को जो बच्चों के जो गार्जियन है या जो अडल्ट्स है जो बच्चे जिनके साथ रहते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को किसी भी तरीके के सिचुएशन से, वनरेबल कंडीशन से बचाए रखें। पर उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वनरेबल कंडीशंस में चले जाते हैं और इनोसेंट बच्चे जो हैं वो विक्टिम्स बन जाते हैं क्राइम्स के। जब क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की हम बात करते हैं तो उसमें फिजिकल है, इमोशनल अब्यूज है, नेग्लेक्ट है एंड एक्सप्लॉयटेशन है। ये कुछ टाइप्स हैं क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन की बात करते हैं। पर जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, सेक्स ट्रैफिकिंग है बच्चों के साथ, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, केयर टेकर्स और जो बाकी अदर हैं जो चार्ज में हैं कि बच्चों को केयर और गाइडेंस दे सकें, कई बार उनके द्वारा भी बच्चों के साथ बच्चों के ऊपर हिंसा होती है और हम सब का दायित्व है, चाहे वो स्कूल ऑफिशियल हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हो, चाहे हम जैसे सीडब्ल्यूसी हो, चाहे माँ बाप हो, हम सब का दायित्व है कि बच्चों को इस तरीके के अब्यूज और क्राइम से बचाएं।
जब हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं बच्चों के साथ, तो सबसे पहले हम लीगल फ्रेमवर्क में सबसे पहले हम उसको देखते हैं जो बहुत ज्यादा चर्चित है। वो चर्चा है यूएनसीआरसी, यूनाइटेड नेशनल चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन। मुझे जहां तक पता है कि आपका आप लोगों के साथ लास्ट संडे इस पर बात हुई थी, पर थोड़ा सा मैं इसको एक अलग नजरिए से रखना चाह रही थी। इसमें तरह तरह के राइट्स की बात करी हुई है, राइट टू डिस्क्रिमिनेशन की बात करी हुई है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड को लेकर बात करी हुई है, चाइल्ड राइट्स के लाइफ को लेकर बात करी हुई है, तरह तरह के अलग अलग राइट्स को लेकर बात करी है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता, जिसको हम यूनाइटेड नेशन चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन कहते हैं, ये 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में पारित हुआ था, जिसमें भारत ने 1992 में हस्ताक्षर किए थे, संधि की थी। और संधि के बाद भारत ने प्रतिबद्धता व्यक्त की कि वो इसको अपने देश में इम्प्लीमेंट करेगा, जिसमें मुख्य रूप से 4 अधिकार थे। पहला था जीवन जीने का अधिकार, दूसरा विकास का अधिकार, तीसरा सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार, और चौथा सहभागिता का अधिकार। इसमें कुछ सामान्य प्रावधान भी है, फिर हम इस कैटेगरी को देखेंगे। उसमें यह है 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को इस समझौते में अधिकार प्राप्त है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये जो अधिकार है ये प्योरली उन व्यक्तियों के लिए बना जिनकी उम्र 18 साल से कम है। यानी कि हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति बच्चे ही कहलाते हैं। तो ये बच्चों के लिए ही एक प्योर एक बाल अधिकार समझौता निकल कर आया, जिसमें बच्चों को विशेष रूप से अधिकार दिए गए हैं। इससे पहले तक बच्चों के लिए कहीं कोई अधिकार जैसा शब्द नहीं था। हाँ, हम ये कह सकते हैं क्योंकि बच्चे इंडियन सिटीजन है, तो उनको इंडियन सिटीजन होने के नाते उनको भारत के संविधान से कुछ अधिकार मिले हैं। उनको ह्यूमन राइट्स, क्योंकि वो एक मानव है, तो उनको मानव अधिकार के तहत कुछ राइट्स मिले हुए हैं। पर ये पहली बार महसूस किया गया कि बच्चों के कुछ राइट्स अलग होने चाहिए, क्योंकि बच्चों को टेंडर केयर, लव, इन सब चीजों की जरूरत होती है। और उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बच्चे अपना ध्यान खुद नहीं रख सकते, वह अपनी परवरिश खुद नहीं कर सकते जैसे हम बड़े कर सकते हैं, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए कुछ विशेष अधिकार निकाल के लाए। और इन अधिकारों के माध्यम से ये आपके सामने अभी प्रेजेंट है कि जीवन जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। यह अधिकार सभी बच्चों को प्राप्त है, भले वो कोई भी जाति का हो, किसी भी श्रेणी का हो, गरीब हो, अमीर हो, विकलांग हो, थर्ड जेंडर हो, कोई भी हो, सबको इसमें अधिकार दिए गए हैं। इसमें अगर हम बात करें, पहला है जीवन जीने और विकास का अधिकार। तो सभी बच्चों को राष्ट्रीयता पाने का अधिकार है, यानी सबकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी का अधिकार है, उनका इंडिविजुअल, उनको नाम मिलने का अधिकार है, और उनकी अपनी आइडेंटिटी कोई भी नहीं छीन सकता है। बच्चों को माता पिता ऐसे परिवार के साथ रहने का अधिकार है जो उनकी परवाह करता है और जो उनकी बेहतर देखभाल करता है। यदि बच्चा परिवार से अलग है तो बच्चे को विशेष सहायता और देखभाल पाने का अधिकार है। जिस तरीके से हम लोग उन बच्चों की देखभाल करते हैं, या होम्स में डालते हैं, इंस्टीट्यूशन में डालते हैं, या फोस्टर केयर में देते हैं, या स्पॉन्सरशिप में देते हैं, तो उस टाइप से अगर बच्चे परिवार से अलग है तो उनको इस टाइप के अलग अलग मल्टीपल देखभाल की पाने का अधिकार है। बच्चा यदि देश में शरणार्थी है तो बच्चों को विशेष सुरक्षा और सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। यदि बच्चा विकलांग है तो उसे विशेष देखभाल व सहयोग का अधिकार है। बच्चे को अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छे पर्यावरण का अधिकार है। बच्चे को उसके माता पिता या स्थानीय व्यक्ति द्वारा की जा रही ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति या संस्थान में नियमित समीक्षा भी की जाना चाहिए जहां बच्चे को माता पिता के अलावा किसी संस्था में अगर रखा गया है। यदि बच्चा गरीब और जरूरतमंद है तो उसे सरकार से सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार है। बच्चे को अच्छा भोजन, जिस तरीके से हम पहले भी बात कर चुके थे, उसके पाने का अधिकार है। बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। शिक्षा ऐसे हो जो बच्चों के व्यक्तित्व व प्रतिभा को उतनी ही विकसित कर सके, विकसित करने में जितना संभव हो उतना विकसित कर सके, इसकी बात वो करता है। बच्चे को उसकी भाषा के अनुसार उसके रीति रिवाज को सीखने का अधिकार है, और बच्चे को आराम से खेलने या व्यापक स्तर में गतिविधियों में शामिल होने का भी अधिकार है। ये कुछ जीवन जीने के अधिकार की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे का अगर जीवन जीने का अधिकार है, और उसमें यह भी है कि वो लड़का हो या लड़की हो, पर उसको जीवन जीने का अधिकार है, और जीवन भी किस तरीके से डिग्निटी के साथ, और अपने विकास का अधिकार है। जब हम बात करते हैं शिक्षा की तो वो विकास से जुड़ता है।
उसी तरीके से सुरक्षा का अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों को अपने अभिभावक, अन्य व्यक्ति आदियों के साथ, अन्य व्यक्तियों, जो व्यक्ति उसका पालन पोषण कर रहा है उसके साथ सुरक्षित रहने का अधिकार है, ताकि उसके साथ कोई भी हिंसा या हिंसा ना हो और बच्चा एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रह सके। बच्चे को अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हुए पढ़ाई और स्वास्थ्य का अधिकार है। बच्चे को यौन शोषण से सुरक्षा पाने का अधिकार है। तो ये तमाम सारे, बच्चे को अपहरण और खरीद फरोख्त से बचाव का अधिकार है, और किसी भी अधिकार के लिए बच्चे को हिंसात्मक तरीके से सजा ना दी जाए, ये इसका भी बच्चे को अधिकार है। तो ये तमाम सारे अधिकार सुरक्षा के अधिकार में शामिल है। पर हम कई बार इन सारे अधिकारों में ये भूल जाते हैं कि बच्चे को उसकी सहभागिता का भी अधिकार है। बच्चों को अपनी बात कहने का, अपना संगठन बनाने का, अपना समूह बनाने का, और बच्चे जो सोचते हैं या जो कहना चाहते हैं उसे विश्वास के साथ रखने का, अपना धर्म बनाने का, अपने धर्म को पालन करने का भी अधिकार है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे किसी इंस्टीट्यूशन में, और वो इंस्टीट्यूशन अगर किसी और जाति का है, तो कई बार बच्चों पे वो फोर्स होने लगता है कि बच्चे भी उस रीति रिवाज या उस जाति को एक्सेप्ट करें। पर बच्चे की अपनी निजता है, अपना अधिकार है कि वो जो भी धर्म चाहे वो अपना मान्य रख सकता है। बच्चे को टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, कंप्यूटर आदि चीजों से जानकारी प्राप्त करने का भी अधिकार, सहभागिता अधिकार अनुच्छेद 17 भी देने का प्रतिबद्ध करता है कि बच्चे इनका भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ अधिकार है बच्चे को। अगर इन पूरे अधिकारों को अगर हम समेटें तो बच्चे को राइट टू सर्वाइवल का अधिकार है, बच्चे को राइट टू डेवलपमेंट का अधिकार है, बच्चे को राइट टू प्रोटेक्शन का अधिकार है, बच्चे को राइट टू पार्टिसिपेशन का अधिकार है, बच्चे को इन सारी चीजों का अधिकार है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर हम जाए, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को मान्य करते हैं, और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बिल्कुल एक गीता के समान है, एक बाइबल के समान है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर ऐसा ही नहीं है कि यूएनसीआरसी ने जो 4 राइट्स निकाले हैं, वो 4 राइट्स जो है वो हमारे लिए गीता बाइबल हो गए हैं, बल्कि हम उससे पहले ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बच्चों के लिए कुछ राइट्स ऑलरेडी फ्रेम कर चुका है। यानी अगर हम बात करें कि यूएनसीआरसी के संधि और समझौते का, तो हमारा देश उसके पहले ही, कई साल पहले ही उसके आगे बारे में सोच चुका था। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो ये तो बहुत पहले की बात थी, और जबकि यूएनसीआरसी 1989 में आया। यानी हम लोग कितने साल पहले ही, लगभग 40 साल पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज ला चुके थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा देश जो है वो बच्चों को भगवान की तरह देखता है, भगवान का दर्जा देता है, और हम लोग उसको पहले ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पिरो चुके थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे वो ये जानते थे बहुत अच्छे ढंग से कि किस तरीके से बच्चे का विकास हो सकता है। अगर एक बच्चे का विकास अगर बेहतर ढंग से हो सकता है तो वो बेहतर राष्ट्र भी दे सकता है, क्योंकि अगर बच्चे का बेहतर ढंग से विकास नहीं होगा तो राष्ट्र का विकास भी उतने बेहतर ढंग से नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ कुछ फंडामेंटल राइट्स तय किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 40 जो है वो कहता है कि बच्चे को इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए लॉ में, बच्चे को इक्वलिटी का अधिकार है। बच्चे को आर्टिकल 15 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो बच्चा मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, चाहे वो डिसेबिलिटी वाला डिसेबल बच्चा हो, किसी को भी किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन का राइट नहीं है। बच्चे को अनटचेबिलिटी, जिसकी बात हम छुआछूत की बात उस समय करते थे, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ छुआछूत भी हुआ करता था, तो बच्चे को उस छुआछूत से भी प्रोटेक्शन का अधिकार है। राइट टू फ्रीडम स्पीच और एक्सप्रेशन का भी अधिकार है बच्चे को। आर्टिकल 21 ये भी कहता है कि पर्सनल लिबर्टी है बच्चे को, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, उसको भी अपनी लाइफ में पर्सनल लिबर्टी है कि वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर सके। आर्टिकल 21 जो है बच्चे को राइट टू एजुकेशन, देखिए आर्टिकल यूएनसीआरसी में 1989 में वो चीज आई, पर हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले आया, और वो ये कहता है कि बच्चे का फंडामेंटल राइट है कि राइट टू एजुकेशन, बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन लेने का अधिकार है अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, जो हम राइट टू
एजुकेशन एक्ट की बात करते हैं, पर ये ऑलरेडी हमारे आर्टिकल में वो चीज आ चुकी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज ऑलरेडी थी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22, right of protection from being trafficked and forced into bonded labor, and provision of traffic in human being and forced labor under article 23। 23 आर्टिकल भी हमारा इस बारे में बात करता है। आर्टिकल 24 कहता है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, बच्चा चाइल्ड लेबर की तरह काम नहीं करेगा और ना ही किसी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में काम करेगा। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट, अगर फिर भी कहीं राइट्स का वायलेशन होता है या उसको लगता है लीगल वायलेशन हुआ है उसके साथ, तो आर्टिकल 32 टू 26 में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मूव किया जा सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो आर्टिकल 39 कहता है कि जो बच्चे टेंडर एज के हैं वह अब्यूज नहीं होना चाहिए और ना ही उनके साथ किसी भी तरीके का फोर्स होना चाहिए किसी भी इकोनॉमिक नेसेसिटी को, यानी अगर हम बात करें तो आर्थिक स्थिति को देखते हुए किसी भी तरीके का उनके साथ अब्यूज नहीं होना चाहिए और ना ही उनके साथ फोर्स होना चाहिए कि यह आर्थिक स्थिति हमारी खराब है तो आप पैसा लाओ, या पैसे के लिए उनके साथ किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो। आर्टिकल 39 कहता है हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी है कि वह एक अच्छे हेल्दी मैनर में, अच्छे कंडीशन में, फ्रीडम, डिग्निटी और अपने चाइल्डहुड और यूथ के साथ एक प्रोटेक्शन एटमॉस्फेयर में रहने के लिए, जहां उसका प्रोटेक्शन एक्सप्लॉयटेशन और मॉरल एंड मटेरियल अमेंडमेंट के साथ ना हो। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ये डिग्निटी की बात करता है, जो यूएनसीआरसी में कहा गया है कि बच्चे को डिग्निटी, बच्चे की डिग्निटी को भी हमको ध्यान में रखना है और बच्चे को डिग्निटी लाइफ देते हुए उसको जीवन जीने का अधिकार है, यानी जीवन उसका डिग्निफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जीवन तो जीने का अधिकार है पर साथ में डिग्निटी नहीं है। यहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि बच्चे को फ्रीडम और डिग्निटी को मेंटेन रखने का राइट है। आर्टिकल 39 कहता है कि बच्चे को लीगल एड सर्विसेज मिलनी चाहिए अगर किसी तरीके का उसके साथ वायलेशन हुआ है। आर्टिकल 49 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है कि हर बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड केयर, फ्री एजुकेशन मिलना ही चाहिए। आर्टिकल 46 कहता है कि जो भी वीकर सेक्शन से बच्चे आ रहे हैं, फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वीकर सेक्शन के बच्चों को भी राइट है कि वो इन एक्सप्लॉयटेशन से उनका प्रोटेक्शन हो। आर्टिकल 47 कहता है राइट टू न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यहाँ पर भी राइट टू न्यूट्रिशन की बात कही गई है कि बच्चे को मिलना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट और गार्जियन to provide opportunity for education to his or her children as the case may be ward between the age of 6 and 14 years। यह हर एक पेरेंट की, गार्जियन की ड्यूटी है कि वह बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन, अच्छे से अच्छा उसका परवरिश करे। यह बच्चे का फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारा संविधान पहले ही बात कर चुका है, यानी सिर्फ यूएनसीआरसी तो बात करता ही है पर हमारे संविधान में वो चीज पहले ही आ चुकी है। तो हमको दोनों को हम कंपाइल करते हुए अगर हम लेके जाते हैं हमारे संविधान को और यूएनसीआरसी को, तो यूएनसीआरसी भी इंश्योर करता है कि हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। ये उसके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा संविधान भी कहता है कि हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए अप टू द एज ऑफ 14। तो जब बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगा कैसे? जब हम कोई चीज राइट्स बनाते हैं, तो राइट्स जब हम बनाते हैं तो उसको इंश्योर करने के लिए भी हमको कुछ चीजें बनानी पड़ती है, चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, चाहे वो एक्ट हो। एक्ट बनेगा तो एक्ट को इंश्योर करने के लिए भी स्कीम्स आएंगी कि किस तरीके से हम उन सारी चीजों को इंश्योर करें। अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कुछ एक्ट बनाए हैं, तो जिसमें राइट टू एजुकेशन वाले कॉलम में अगर हम जाएं कि हर बच्चे को अधिकार है कि उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले, तो उसके लिए आया है राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया है, ताकि संविधान और यूएनसीआरसी में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो राइट्स दिए गए हैं,
वो इंश्योर हो सके और हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिल सके। तो कहीं ना कहीं ये उससे एक जुड़ाव है। जब राइट टू प्रोटेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो राइट टू प्रोटेक्शन कैसे होगा? हमारे संविधान में भी ट्रैफिकिंग से, चाइल्ड लेबर से, बॉन्डेड लेबर से, हजार्डियस सिचुएशन में काम ना कराने को लेकर ये तमाम सारी बातें कही गई है। तो ये कैसे होगा, इसको हम कैसे इंश्योर करेंगे? फीमेल फिटिसाइड को हम कैसे रोकेंगे? क्योंकि हम जब फीमेल फिटिसाइड की बात करते हैं तो 271 केसेस ऐसे हैं फीमेल फिटिसाइड के जो हमारे यहाँ हुए हैं, और केसेस ना हो फीमेल फिटिसाइड के, तो उसके लिए हम कैसे उसको इंश्योर करेंगे? तो हम कहीं ना कहीं एमटीपी एक्ट लेकर आएंगे। हम उसके लिए जुनाइल जस्टिस एक्ट भी लेकर आए हैं, जहां हम ये कहते हैं कि अगर कोई बच्चा, नॉट ओनली फॉर फीमेल फिटिसाइड, पर जुनाइल जस्टिस एक्ट लेकर आए राइट टू प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए कि बच्चे को उसके प्रोटेक्शन, बच्चे के साथ कोई वनरेबल कंडीशन में अगर वो बच्चा है तो और वनरेबल ना हो जाए, या वनरेबिलिटी की तरफ बच्चा पुश ना हो जाए, उसके मदर फादर नहीं है, गार्जियन नहीं है, ऐसे सिचुएशन में वो वनरेबल है और वनरेबिलिटी का कोई फायदा उठाते हुए उसको किसी तरीके से किसी अब्यूज का शिकार ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जुनाइल जस्टिस एक्ट आया है। उसी तरीके से पॉक्सो एक्ट भी, जब हम बात करते हैं राइट टू प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए है। चाइल्ड लेबर की यदि हम बात करें तो चाइल्ड लेबर भी इसी दोनों यूएनसीआरसी भारतीय संविधान के अनुसार बच्चे के राइट टू प्रोटेक्शन को लेकर बात करता है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट भी जो है वो बच्चे के राइट बेस्ड अप्रोच को इंश्योर करने के लिए बात करता है। बच्चे के राइट टू डेवलपमेंट को भी ये इंश्योर करता है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज होने से बच्चे का डेवलपमेंट भी रुकता है, प्रोटेक्शन भी उसका राइट्स का वायलेशन होता है। तो उसको कंबाइन करते हुए हम देखते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट भी है। प्री कंसेप्शन ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, जो प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन, फीमेल फिटिसाइड को लेकर जो हम बात करते हैं, पीसीपीएनडीटी एक्ट को लेकर जो हम बात करते हैं, वो ये इंश्योर करता है कि हर बच्चे को जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वह लड़की हो। तो उसको भी किस तरीके से हम बचा सकते हैं, इसको लेकर वह बात करता है। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करें, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है वो 1955 में ही आ गया था। यानी हम लोग पहले से ही सोचते हैं, यूएनसीआरसी के कॉन्टेक्स्ट से पहले ही हमने एक कदम आगे सोच लिया था कि ये इस तरीके का एक एक्ट लेकर आना है जहां बच्चों को, जो बच्चे पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनको भी उनके राइट्स को इंश्योर किया जा सके। क्योंकि अगर हम यहाँ देखते हैं तो शारीरिक रूप से भले वो 18 के ऊपर हो गए, पर मानसिक रूप से वो 18 के बिलो है, तो उनको हम राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत भी देखते हैं। इनमें भी हम नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फुल इफेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की भी बात करते हैं। और इसको रेक्टिफाइड, मॉडिफाइड होकर ये 2016 में भी एक्ट में चेंजेस आया है, मॉडिफिकेशन हुआ है एक्ट में 2016 में, जिसमें कुछ उन्होंने नई कुछ बीमारियां, जिसमें हम डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी, मेंटल बिहेवियर डिसेबिलिटी कॉज, ये कुछ और जो बीमारी है, यानी 21 डिसेबिलिटी की कंडीशन को हम एड ऑन किया गया है इंस्टेड ऑफ 7। और ये हमारे यहाँ इस पे पहले भी सोचा जा चुका था। यानी तात्पर्य ये है कि हम लोगों ने बच्चों के राइट्स को इंश्योर करने के लिए पहले से ही चीजें सोची गई थी। बट ये सारे अधिकार हैं हमारे यहाँ पे, जिन अधिकारों का कहीं वायलेशन ना हो, उसके लिए कुछ एक्ट बनाया गया है। इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट एक्ट है हमारे यहाँ, ताकि बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीडिंग मिल सके। क्योंकि ज्यादातर देखा जा रहा है कि माल न्यूट्रिशन में 55% ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी देखा गया है, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे को जो है जिस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग मिलना चाहिए अप टू द एज ऑफ 2 इयर्स, वो नहीं मिल पाता है, और जिसके कारण बच्चा माल नरिश हो जाता है। और कई बार शहरों में तो देखा जाता है कि इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स पे ज्यादातर फैमिलीज मूव आउट करती है, बट वह प्रॉपर तरीका नहीं है। तो इसको लेकर काफी इंसिस्ट किया गया है, एक एक्ट बनाया गया है। तभी आजकल मार्केट में फेरेक्स, सेरेलेक्स का एडवर्टाइजमेंट भी देखने को नहीं मिलता, जन्म घूटी के एडवर्टाइजमेंट भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर बच्चे को
6 मंथ से लेकर 2 इयर्स तो उसका बोनस पीरियड हो जाएगा अगर उसको 2 इयर्स तक ब्रेस्ट फीडिंग मिलती है तो। बट कंडीशनली ये है कि हर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग मिलना चाहिए, तो वो भी एक्ट में आ गया है ताकि बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। उसका राइट है कि राइट टू डेवलपमेंट उसको इंश्योर कर सके और उसको माल न्यूट्रिशन से बाहर निकाला जा सके। तो ये बच्चे के राइट्स को इंश्योर करने के लिए भी ये एक एक्ट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसके तहत हम ये कहते हैं कि सेक्शन 5 जो है एक्ट का वो मैंडेटरी करता है गवर्नमेंट को कि न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करना है हर बच्चे को फ्री ऑफ चार्ज फ्रॉम 6 मंथ्स टू 14 इयर्स ऑफ एज। और उसके लिए वो चाहे तो 6 मंथ से 6 इयर्स तक हर आंगनबाड़ी में जो बच्चे के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह भी इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का हिस्सा है ताकि बच्चे का डेवलपमेंट ठीक हो सके। बच्चे को मिड डे मील भी इस पूरे एक्ट का हिस्सा है। और प्लस अगर हम देखें तो राइट टू डेवलपमेंट का एक पार्ट है कि बच्चे का डेवलपमेंट ठीक तरीके से हो सके, उसको न्यूट्रिशनल फूड मिल सके ताकि उसका डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो, उसको जीवन जीने का अधिकार उसका प्रॉपर तरीके से हो। और उसमें लगने वाले न्यूट्रिशनल फूड तक के बारे में सोचा गया है कि जहां पर आंगनबाड़ी में 6 साल से लेकर 0 साल से लेकर 0 to 6 इयर्स तक लेकर आंगनबाड़ी में खाना मिले और 6 इयर्स के बाद 14 इयर्स तक उसको मिड डे मील के तहत स्कूलों में खाना मिले, क्योंकि यही वो स्टेज है जहां उसको मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट की बात कही गई है और इसमें उसको फ्री ऑफ चार्ज मिड डे मील मिल सके। यानी यहाँ पर भी बच्चों के राइट्स को इंश्योर करने की बात की गई है। NCPCR एक्ट भी जो है वो चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 निकल के आया था जब चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन हुआ। और राइट टू सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए NCPCR एक्ट है ताकि बच्चों का राइट्स का वायलेशन ना हो सके। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिस तरीके से हम पहले बात कर रहे थे कि बच्चों की आइडेंटिटी को सिक्योर करने की बात की गई है, तो जब बच्चे की आइडेंटिटी को सिक्योर करने की बात की गई है तो वो आइडेंटिटी को कैसे सिक्योर करेंगे हम? तो वो आइडेंटिटी को हम ऐसे सिक्योर करेंगे कि हर बच्चे का राइट है कि जब वो पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो, उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन हो, उसका डेथ रजिस्ट्रेशन हो, ताकि उसको मिलने वाले सारे बेनिफिट, उसको गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स को वो अवेल कर सके ताकि उसका डेवलपमेंट, उसका एजुकेशन और बाकी जितनी भी हमारे देश में स्कीम्स के साथ हम एक राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए उसको बेनिफिट दिला सकते हैं, वो सारी चीजें उसको मिल सके। ये कुछ राइट्स है। अभी इसमें भी अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन को लेकर आज भी हमको देखने में आता है कि अर्बन और रूरल डिफरेंस देखने को मिलता है। अर्बन में 59% जो है वो अर्बन चिल्ड्रन का एनरोलमेंट है, जबकि आज भी रूरल एरिया से 35% का एनरोलमेंट है, क्योंकि जिस कारण से बच्चों को मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो बेनिफिट नहीं देते। रेखा जी 5 मिनट में और समाप्त कर लीजिए। बिल्कुल, मैं थैंक्स पे आ गई हूँ कृपा शंकर जी। बट इतना ही नहीं है, जब हम UNCRC की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, तो हम थोड़ा अपने पीछे के समय में जाए, हम महाभारत काल में जाए, हम थोड़ा और देखें तो महाभारत के समय भी अभी कुछ दिन पहले ही एक हमारी चर्चा हो रही थी कि अश्वत्थामा के बारे में बात करें कि जहां अश्वत्थामा ने भ्रूण हत्या करी थी, उस दौरान अश्वत्थामा को जो सजा मिली उस भ्रूण हत्या की, वह शायद हमारे लिए एक मिसाल है कि हमारा देश बच्चों के बारे में बहुत सतर्क होके सोचता है, बहुत संवेदनशील होके देखता है। और तमाम सारे एक्ट और तमाम सारी चीजें ये शो करती है कि हम बच्चों के राइट्स को लेकर बहुत सीरियस हैं और बहुत बेहतर ढंग से हम लोग सोचते हैं। बस थोड़ा सा उसको इंश्योर करने की जरूरत है, जो हम सब मिलकर अगर उसको देखें तो प्रॉपरली उसको इंश्योर किया जा सकता है। बाकी हमारे कंट्री में बहुत अच्छा लॉ स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ऑलरेडी तैयार है। तो जी धन्यवाद रेखा जी, बहुत ही कम समय में इतना बड़ा विषय आपने समेटा और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारा देश, हमारा संविधान, हम UNCRC के कन्वेंशन समझौते के बहुत पहले से बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक हैं।
अश्वत्थामा की आपने बात करी, तो इतिहास की सबसे क्रूरतम सजा उसको मिली है भ्रूण हत्या करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम, और हमारे साथ निपुण जी जुड़े हुए हैं। निपुण जी का मैं परिचय दूं और विषय रखूं उसके पहले निपुण जी के ऑफिस के भी दो लोग जुड़े हुए हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है, अपने व्यस्ततम समय निकाल के आप लोग जुड़े हैं। भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने पर भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन दंड दिया जाता है। इसमें कुल 511 धाराएं हैं। डिटेल में निपुण जी बात करेंगे। 23 अध्याय हैं। इसमें बालकों से संबंधित कौन कौन सी धाराएं हैं, जहां रेखा जी ने बात की कि हमारे संविधान में ऑलरेडी ये सारे प्रोविजंस हैं, तो आईपीसी की वे कौन सी धाराएं हैं जो बालकों से संबंधित हैं, या वे कौन सी धाराएं हैं जो एक आम नागरिक को पता होनी चाहिए भारत में। तो आईपीसी की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निपुण सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। आप हमारे सीसीएफ लीगल सेल के सदस्य हैं, उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सीबीआई एनआईए के पैनलिस्ट, और उनके साथ आप कई सारे केसेस में खड़े हो चुके हैं, एनडीपीएस के केसेस में भी। मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन आदि जैसे विषयों पर आप सक्रियता से भागीदारी करते रहते हैं। तो आईपीसी की मुख्य धाराओं पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं निपुण सक्सेना जी को। निपुण जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच चौबे जी। पहले तो सीसीएफ फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार। जैसा कि मेरे पैनलिस्ट ने मुझसे पहले स्पीकर जो थी रेखा जी, उन्होंने ऑलरेडी काफी डिस्कस कर दिया है स्पेसिफिक प्रोविजंस और लॉ जो अप्लाई होते हैं उनको लेकर, तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे इंडियन पीनल कोड पे जाऊंगा। धारा वाइज जाने से बेहतर ये मैं समझूंगा कि मैं ये बताऊं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहली चीज जो इंडियन पीनल कोड में देखने लायक है वो है डेफिनेशन क्लॉज। दूसरी चीज जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा वो होने वाला है एक्सेप्शंस, यानी जनरल एक्सेप्शंस कि किन केसेस में लायबिलिटी नहीं बनती है इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत। और तीसरा और फाइनल है ऑफेंसेस, जितने भी दंड, जो भी प्रावधान दंडों के दिए गए हैं वो किस प्रोविजन में फॉल करेंगे और कौन से प्रोविजन उस पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन पीनल कोड में जो देखने वाली बात है वो ये है कि इंसान की उम्र के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि वो क्या ऑफेंस कमिट कर सकता है। अगर वही ऑफेंस एक 7 साल से कम उम्र का व्यक्ति कमिट करता है तो सीधे सीधे सेक्शन 82 लग जाता है, जो कहता है कि नथिंग शैल बी एन ऑफेंस इफ इट इज कमिटेड बाय अ पर्सन अंडर 7 years of age। यानी अगर आपकी उम्र 7 साल से कम वर्ष की हो तो आप कोई भी ऑफेंस कर लें, आपको आपकी परिपक्वता ही नहीं मानी जाएगी, कैपेबिलिटी ही नहीं मानी जाएगी कि आपसे ये ऑफेंस किया भी जा सकता है। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा जो एज ब्रैकेट है वो आता है 7 years एंड अबव से लेकर अब 16 years के ब्रैकेट में। 7 years एंड अबव से 16 years का जो ब्रैकेट है उस पे आईपीसी गवर्न नहीं करती, उस पे आपके जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट आता है 2000 की जो अधिनियम है। पहले ऑफ कोर्स एज 18 थी, 2014 के बाद जेजे एक्ट में अमेंडमेंट आया है जिसके बाद 18 साल से 16 साल उम्र घटा दी गई है। अब 16 साल से ऊपर अगर बच्चा पाया जाता है क्राइम करता हुआ तो फिर उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता लागू होती है। ठीक है। सो वही एज ब्रैकेट है अंडर 7 to 16 एंड 16 एंड अबव। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब हम चलते हैं एक्सेप्शंस टू लायबिलिटी के ऊपर। एक्सेप्शंस टू लायबिलिटी सीधा सीधा है कि ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं जहां आपने ऑफेंस अगर किया भी है तो भी आपको बचा लिया जाएगा। ऐसे सिर्फ 2 सूरतों में होता है जो बच्चों से संबंधित है। पहला यह है कि सेक्शन 82 जो डील करता है कि अगर कोई भी माइनर 7 साल से कम की उम्र का हो तो उसके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट या ओमिशन ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं फॉलो होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है सेक्शन 83 में जो कहता है कि यदि माइनर की एज 7 साल और 12 साल के बीच में आ रही है
तो ये देखा जाएगा कि क्या वो अपने द्वारा किए गए एक्ट के नेचर और कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सकता है। अगर उत्तर हाँ में है, और ऑफ कोर्स वो मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, उसका साइकेट्रिक एवेल्युएशन होगा, उसके साइकोलॉजिकल, उसकी जो मनोस्थिति है उसके ऊपर एक डेफिनेटिव मेडिकल ओपिनियन जारी की जाएगी, जिसके बाद ये कंक्लूसिवली प्रूव किया जाएगा कि क्या उस बच्चे में इस तरह की मेंटल कैपेसिटी थी, क्या मानसिक परिपक्वता थी, जिसके अंतर्गत वो ये ऑफेंस कर भी सकता था। यदि ये पाया जाता है कि वो नहीं कर सकता था तो सेक्शन 83 का बेनिफिट दिया जाएगा। और सेक्शन 83 क्लियरली कहता है कि कोई भी ऑफेंस अगर 7 से 12 के उम्र के दरमियान भी माइनर द्वारा कमिट हो रहा हो तो भी उसको लायबल नहीं माना जाएगा अंडर आईपीसी। अब जब मैं कह रहा हूं कि लायबल नहीं माना जाएगा, उसका मतलब है कि दैट विल हैव द इफेक्ट ऑफ एक्विटल। ऐसा अगर उसका बच्चे का नाम एफआईआर में भी लिखा हुआ है और उसने ये डिफेंस लिया है ट्रायल में कि देखिए मैं 7 साल से कम की उम्र का था या 7 से 12 में था और मेरी मेंटल कैपेसिटी नहीं थी इस क्राइम को कमिट करने के लिए, तो द ऑर्डर विल, अगर चार्जशीट फाइल होने से पहले ही उसने डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव कर दिया तो उसको डिस्चार्ज कर देगा कोर्ट, और अगर ट्रायल शुरू हो गया है तो उसको एक्विट कर देगा कोर्ट ऑन दैट ग्राउंड। ठीक है, तो ये जनरल एक्सेप्शन अप्लाई करता है ना। सेक्शन 89 ऐसी कैटेगरी में ऑफिसर्स को भी बचाता है। पब्लिक सर्वेंट्स हुए, जैसे लेट्स से कई बार आप लोग जो सीसीएफ के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने भी कई बार ऐसी स्थितियां देखी होंगी जहां माइनर को बचाने के चक्कर में कई बार यू आर गेटिंग इनटू टर्फ विद डिफरेंट पीपल। लोग बोल रहे हैं कि साहब देखिए हम डिसाइड करेंगे कि बच्चे का क्या किया जा सकता है, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। ऑफ कोर्स स्टैट्यूटरीली तो आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, बिकॉज अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, अंडर सो मेनी डिफरेंट एक्ट्स स्टैट्यूटरी पावर मिली हुई है सीडब्ल्यूसी को। बट एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां लेट्स से सीडब्ल्यूसी के मेंबर ने एक बच्चे को रेस्क्यू कर रहे हैं और वहां पर एक लेट्स से किसी ने अटैक कर दिया एकदम से, और आपने बच्चे को डिफेंड करते हुए किसी को मार दिया, मतलब जान से नहीं मार दिया बट आपने उसको इंजर कर दिया। अगर इस तरीके की इंजरी भी आप कर लेते हैं तो भी आप लॉ में प्रोटेक्टेड हैं, बिकॉज सेक्शन 89 कहता है कि एक्ट डन इन गुड फेथ बाय एनी पर्सन ट्राइंग टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम एनी इंजुरी शैल बी, और उस इंजुरी को प्रिवेंट करने के चक्कर में अगर आपने किसी और को भी इंजर कर दिया तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई क्रिमिनल लायबिलिटी फास्टन नहीं की जा सकती है। तो ये तो है आपका सेक्शन 89। अच्छा, अब इसमें जो देखने वाली बात है वो है सेक्शन 90। अगर किसी भी प्रकार ऐसी काफी सिचुएशंस होती हैं जहां पर क्रिमिनल लायबिलिटी तब फास्टन की जाती है जहां आदमी खुद कंसेंट दे रहा है। एक लैटिन मैक्सिम है जो इन सिचुएशंस पे अप्लाई होता है, उस लैटिन मैक्सिम को कहते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, जिसका मतलब होता है वॉलंटरीली टेकिंग ऑफ अ रिस्क। आप सोच के चलिए जैसे कोई इंसान है और वो बंजी जंपिंग करने वाला है या हवाई जहाज से छलांग लगाने वाला है, उससे पहले कंसेंट फॉर्म भरवा लिया जाता है कि साहब अगर आप खुद कूद रहे हैं देन यू आर कंसेंटिंग टू द इंजुरी। रिस्क है कि अगर पैराशूट टाइम पे नहीं खुला तो आप सीधे मर जाएंगे, सो यू आर एंटरिंग इनटू दैट रिस्क and you are voluntarily accepting that risk। तो उस केस में आप किसी, अगर लेट्स से पैराशूट नहीं भी खुला तो आपके परिजन जो हैं वो उस कंपनी को सू नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको उन्हीं का कंसेंट फॉर्म दिखाएगी ये कहते हुए कि साहब देखिए आपने तो इसके लिए अग्री किया है। बच्चों के केस में कंसेंट नहीं मानी जाती है। तो लेट्स से अगर कोई बच्चा, अगर कोई कह भी रहा हो कि देखिए कोई बच्चा है और उसको लॉलीपॉप या चॉकलेट दिखाकर वहां से उठा के ले जाया जा रहा है, तो टेक्निकली दैट इज किडनैपिंग। वहां आप ये नहीं कह सकते कि देखिए छोटा बच्चा था उसने तो मुझे हामी दे दी थी या उसने अपनी रजामंदी दे दी थी या उसने अपनी कंसेंट दे दी थी। इस तरीके की लायबिलिटी से आप एस्केप नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स लायबिलिटी दो सिचुएशंस में अराइज होती ही नहीं है। पहली सिचुएशन वो है जहां लीगल गार्जियन ऑलरेडी अपॉइंटेड है।
सेकंड पोजीशन है जहां लीगल गार्जियन ना भी अपॉइंटेड हो, बट कोर्ट ने किसी को अपॉइंट करके रखा हुआ है। कोर्ट ने अगर नहीं अपॉइंट करके रखा हुआ है तो डीमिंग फिक्शन से सीडब्ल्यूसी का कोई भी मेंबर को वो इम्यूनिटी होती है, राइट। सो ये सारी जो इम्यूनिटीज हैं ये सेक्शन 90 से फ्लो होती है। पर अगर कंसेंट ली जा रही है, लेट्स से फर्ज करिए एक सिचुएशन जहां कोई इंसान खुद को सीडब्ल्यूसी का मेंबर कहकर बच्चा उठा ले जाता है और बाद में पता पड़ता है कि वो सीडब्ल्यूसी का मेंबर ही नहीं था, या लेट्स से स्पेशल पुलिस यूनिट्स जो जुवेनाइल प्रोटेक्शन की स्टेट की होती हैं, ऐसा कोई इंसान जो इंपर्सनेट करने की कोशिश करता है कि मैं किसी स्पेशल पुलिस यूनिट का मेंबर हूं, या मैं सीडब्ल्यूसी का मेंबर हूं, या मैं कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर हूं, कोई भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करके अगर बच्चा लेकर जाने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे और वो ये बेनिफिट नहीं ले सकता सेक्शन 90 का, ये कहते हुए कि मेरी कंसेंट, मैंने बच्चे की जो कंसेंट ली थी वो मैं एम्पावर्ड था। पहले तो आप एम्पावर्ड नहीं थे, दूसरा आपने फ्रॉड प्ले किया, और तीसरी चीज ये है कि वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी बच्चे की। अब चलते हैं ऑफेंसेस के ऊपर कि किस प्रकार के ऑफेंसेस होते हैं इन सिचुएशन में। सबसे पहला जो ऑफेंस जो मुझे दिखता है वो है सेक्शन 305, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जो चैप्टर है आईपीसी का, उसमें सबसे पहला ऑफेंस आएगा 305 के अंदर। 305 कहता है कि अगर कोई भी बच्चा को इंड्यूस करता है सुसाइड करने के लिए, लेट्स से एक माइनर बच्चा था और वो डिप्रेशन का शिकार था, या उसको कोई बात पसंद नहीं थी, या जो भी फॉर एनी व्हाटएवर रीजंस ही वाज रनिंग अंडर डिप्रेशन, और आप गए और आपने उसको अल्कोहल एडमिनिस्टर करके उसको टेम्प्ट किया या प्रमोट किया या इस तरीके की काउंसलिंग की, आपने एबेट किया कि भाई जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, इट्स बेटर टू एंड योर लाइफ, तो उन केसेस में सेक्शन 305 अप्लाई होता है। तो सेक्शन 305 सीधे सीधे कहता है कि अगर बच्चे को आपने इस तरीके के इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस देकर सुसाइड के लिए प्रेरित किया है तो आपके खिलाफ 10 साल की मिनिमम सजा या लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक हो सकती है, आजीवन कारावास भी इसमें विदित है। अगला जो प्रोविजन है वो है 312 विच इज कॉजिंग मिसकैरिएज। अगर कोई भी वॉलंटरीली कॉज कर रहा है मिसकैरिएज तो उस स्थिति में सजा जो है वो 3 साल की होती है, और यदि एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है, लेट्स से 8th मंथ प्रेगनेंसी है या 9th मंथ प्रेगनेंसी है, एंड द लेडी लेबर में चली गई है और उस टाइम कोई कंपेल करता है कि बच्चा ना हो पाए या बच्चा गिराने की कोशिश करता है, देन दैट इम्प्रिजनमेंट पीरियड जो है वो एक्सटेंड करता है 7 years। अब यहां मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा कि अगर कोई बहुत अच्छा वकील है तो वो इसको इस प्रोविजन के साथ साथ 299 और 300 में भी बुक करवाने की कोशिश करेगा, बिकॉज एंडिंग द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड विच इज ऑलरेडी आउट अपॉन सेवरेंस ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, ये मान लिया जाता है कि ये बच्चा अब दुनिया में आ गया है और इसीलिए चूंकि इसकी डेथ हुई है तो ये माना जाएगा कि ये एक क्विक बॉर्न चाइल्ड की नहीं, ये एक ह्यूमन बीइंग की डेथ हुई है। और अगर ह्यूमन बीइंग की डेथ हुई है तो फिर आप भी जानते हैं 299, 300, 302 में सजा का प्रावधान है जो आजीवन कारावास जाता है, राइट। ये तो बात हुई आपके कॉजिंग मिसकैरिएज की। अब हम चलते हैं कॉजिंग मिसकैरिएज इवन विदाउट वुमेन्स कंसेंट। लेट्स से अगर औरत अपनी जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अपनी कंसेंट नहीं देती है कि आप वो करिए, उनके चाइल्ड टर्मिनेट करिए, तो इस केस में सजा जो है वो 10 साल तक मानी जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है डेथ कॉज बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरिएज। अगर मिसकैरिएज बच्चे की करते करते औरत की खुद की जो प्रेग्नेंट लेडी है उनकी जान पे बनाती है और उनकी डेथ हो जाती है तो मिनिमम इंप्रिजनमेंट टर्म इसमें 10 साल का दिया गया है। अब सेक्शन 315 टू 16 जो है ये सारे वो प्रोविजंस हैं जो अलग अलग टाइप्स ऑफ मिसकैरिएजेस के बारे में डिपिक्ट करते हैं। उन सबकी सजा जो है वो 10 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक है। बट मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सेक्शन 317 पे, बिकॉज 317 एक यूनिक प्रोविजन है जिसको यूजुअली लोग नहीं अप्लाई करते। हम और आप
वस्तुतः बहुत देख रहे हैं कि सोसाइटी में बच्चों को अबेंडन किया जा रहा है। उनको लेट्स से कोई पैदा हुआ, किसी भी प्रकार की डिफॉर्मिटी है, से फिजिकल डिफॉर्मिटी या मेंटल डिफॉर्मिटी, उसको बच्चे को, आपने भी न्यूज़पेपर्स में कई बार देखा होगा कि घर के बाहर छोड़ दिया, किसी मंदिर में रखा है, किसी डस्टबिन के ऊपर छोड़ दिया। इट्स वेरी वेरी अनसेटलिंग सर्कमस्टेंसेस होती हैं जिसके अंतर्गत ये किया जाता है। अगर ये पता किया जा सकता है कि किन पेरेंट्स का वो बच्चा है, तो उन पेरेंट्स के अगेंस्ट भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। लॉ कहता है सेक्शन 317 में कि अगर आप बच्चे के माता या पिता हैं और बच्चे की उम्र 12 साल से कम है और आपके पास उस बच्चे की केयर और कंसर्न था और आपने उस बच्चे को किसी भी जगह अबेंडन कर दिया या छोड़ दिया, तो आपके ऊपर पनिशमेंट लागू होगा अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अंडर यूटिलाइज सेक्शन है आईपीसी का। इसके बारे में लोग न ज्यादा जानते हैं, ना ज्यादा उसको यूज करते हैं। पर आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि इस सूचना का ज्यादा प्रसार एवं प्रचार हो, जिससे बस एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट बन के ना रह जाए कि यहां से बच्चा को रेस्क्यू किया गया। अगर ये भी पता पड़ता है कि किनका बच्चा था, तो उनके अगेंस्ट भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिससे एक डेटरेंस सोसाइटी में आएगा। अच्छा, अब है सेक्शन 318। कई बार क्या होता है कि इन्फेंटिसाइड हुआ, फीटिसाइड हुआ। इन्फेंटिसाइड के केस में जैसे ही बच्चा पैदा हुआ और उसको मारा गया और उसके बाद उसकी बॉडी को दफनाने या छुपाने की कोशिश की, तो वो खुद एक ऑफेंस माना जाएगा, उसमें 2 साल की सजा है। मेरा ये मानना है कि इसके साथ सेक्शन 201 आईपीसी भी देखना चाहिए, बिकॉज 201 आईपीसी कहता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, डेड बॉडी इज एन एविडेंस। अब आप उस एविडेंस को कंसील कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो ना सिर्फ आपके विरुद्ध कार्यवाही सेक्शन 318 में होनी चाहिए, बल्कि 201 आईपीसी के अंतर्गत भी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है किडनैपिंग। लेट्स से नाउ लेट्स टॉक अबाउट चिल्ड्रन। अब किडनैपिंग के लिए समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे की एज क्या होनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ किडनैपिंग। इनफैक्ट पहले उससे भी एक स्टेप पहले लेते हैं। लॉ 2 तरीके के ऑफेंसेस डिस्क्राइब करता है, किडनैपिंग और एब्डक्शन। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। किडनैपिंग के लिए जो उम्र है वो लड़की की उम्र 18 साल से कम मानी जाती है और लड़के की उम्र 16 साल से कम मानी जाती है। रिवर्स है, यूजुअली लड़कियों की एज कम रखी जाती है। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट देखें, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट देखें, तो लड़कियों की शादी करने की उम्र में 18 साल लड़कियों की रखी जाएगी और 21 साल लड़कों की रखी जाएगी। पर ऑफेंस कमिट करने की दशा में लड़कियों की उम्र 18 साल से कम रखी गई है और लड़कों की उम्र 16 साल से कम रखी गई है। अब इसमें ये तो हुआ किडनैपिंग का पार्ट। एब्डक्शन होता है अगर हम और आप जो 21 साल से बड़े हैं या 16 साल से बड़ी उम्र के लड़के हैं या औरतें जो 18 साल से बड़ी हैं, अगर हमें कोई ड्रग करके या हमें कुछ सुंघाकर कोई एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, तो उसको कहा जाता है एब्डक्शन। किडनैपिंग और एब्डक्शन में एक और बहुत महीन अंतर है, वो है कि किडनैपिंग हमेशा एक लॉफुल कस्टडी से होती है, वस्तुतः या तो घर से या स्कूल से या किसी ऐसी जगह जहां एक अंडर लीगल अथॉरिटी वो जा रहे थे। जैसे ट्यूशन से उठा लिया, तो वहां ट्यूशन में एक लॉफुल अथॉरिटी थी टीचर की, जो जिनका काम था उस बच्चे का ख्याल रखना। अब अगर वहां से भी उठा लिया जाता है तो भी वो किडनैपिंग की श्रेणी में आएगा। कई जगह लोग इस मिसकंसेप्शन पे ऑपरेट करते हैं कि किडनैपिंग यूजुअली घर से ही होती है। ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि साहब किडनैपिंग तो प्रोविजन कहता है घर से होती है। किडनैपिंग हर उस जगह से हो सकती है जो एक लॉफुल अथॉरिटी हो। लॉफुल अथॉरिटी इज द साइन क्वा नॉन फॉर किडनैपिंग की लायबिलिटी। अब अगर किसी भी बच्चे या बच्ची को, जो भी एजेस प्रिस्क्राइब्ड हैं, उनको लॉफुल अथॉरिटी या लॉफुल कस्टडी से किसी भी प्रीटेक्स्ट पर निकाला जाता है, तो उसको किडनैपिंग कहा जाएगा।
अब उसमें 3 या 4 शब्द हैं, या तो आप थ्रेटन कर रहे हो, जोर जबरदस्ती से गए, या आप उसके या उसके रिलेटिव को इंटिमिडेट कर रहे हैं कि भाई अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो तुम्हारे भाई को मार डालूंगा, बहन को मार डालूंगा, मदर को मार डालूंगा। अगर आप किसी भी तरीके से उसको इंड्यूस कर रहे हो कि लाओ बेटा चलो मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूं, और आपने चॉकलेट में किसी प्रकार के इंटॉक्सिकेंट्स मिक्स कर दिए हैं जिसकी वजह से बच्चे को अपनी सुध बुध नहीं रहती और आप फिर उसको किडनैप कर लेते हैं, ये सारी कैटेगरीज में किडनैपिंग स्पेसिफिकली अप्लाई होता है। सो सेक्शन 359, 360, 361 ये सब किडनैपिंग के डिफरेंट टाइप्स ऑफ किडनैपिंग को हाईलाइट करते हैं। अब अगर किडनैपिंग हुई है तो द मोमेंट आपने बच्चे को घर की दहलीज से बाहर निकाला इज द मोमेंट किडनैपिंग का ऑफेंस कंप्लीट हो गया है। ये जरूरी नहीं है कि फिर आपने बच्चे को अपने घर ले गए या कहीं आपने कोई हाइड आउट था वहां ले गए। ऑफेंस तब कमिट होता है जब वो बच्चा पहला पग रख लेता है अपने घर से बाहर या अपनी लॉफुल कस्टडी से, जैसे ही वो एक कदम बाहर निकलता है वैसे ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। तो कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहां पुलिस ने ट्रैप ले डाउन किया होता है और बच्चा को जैसे ही निकाल रहे होते हैं वैसे ही उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि साहब बच्चा अभी भी कस्टडी में ही था, और या फिर हम बच्चे को अपने हाइड आउट तक नहीं ले पाए, इसीलिए किडनैपिंग का ऑफेंस नहीं बना। किडनैपिंग का ऑफेंस उसी वक्त कंप्लीट हो जाता है जैसे ही बच्चा एक स्टेप अपनी लॉफुल कस्टडी से बाहर रखता है। तो इन सारे सिचुएशंस पे किडनैपिंग का जो पनिशमेंट है वो प्रिस्क्राइब किया गया है सेक्शन 363 में, जिसमें यह माना गया है कि 7 साल की सजा सिर्फ इस एक्ट के लिए जहां बच्चे को उसकी लॉफुल कस्टडी से बाहर निकाला गया। अब किडनैपिंग के अलावा या किडनैपिंग के ऊपर और कौन कौन से ऑफेंसेस लग सकते हैं, किडनैपिंग किस लिए की जा रही है उसके बेसिस पे भी ऑफेंसेस बनते हैं और उनकी जो पेनल्टी है वो किडनैपिंग की पेनल्टी से कहीं ज्यादा होती है। जैसे फर्ज करिए कि किडनैपिंग की बच्चे को भीख मंगवाने के लिए, सो किडनैपिंग अगर बेगिंग में रिजल्ट होता है तो उस स्थिति में 10 साल की सजा का डिस्क्रिप्शन है। और अगर माइनर एक ग्रुप ऑफ माइनर इंडिविजुअल्स हैं तो फिर उस स्थिति में आपके लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है। अब अगर किडनैप किया गया है बच्चे की फिरौती मांगने के लिए तो उस स्थिति में जो किडनैपिंग है, जो ऑफेंस है वो पनिशेबल विद अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट है। पर अगर लेट्स से बच्चे को आपने थ्रेटन किया कि मैं इसकी जान ले लूंगा और सच में बच्चे की को ग्रीवियस इंजरी हो जाती है, बच्चे की डेथ हो जाती है इस पूरे राउंड में, तो फिर पनिशमेंट जो है वो डेथ पेनल्टी भी है और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ माना जाएगा। बिकॉज किडनैपिंग में आपने रैंसम मांगा, रैंसम मिला नहीं मिला जो भी हुआ, पर उससे बच्चे को इंजर किया गया और बच्चे की डेथ हो जाती है उस प्रोसेस में, तो बहुत ज्यादा और स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज का प्रावधान किया गया है कानून में। ये जितनी भी प्रोविजंस है सेक्शन 364, 364A और सेक्शन 365 में, इन सब में आपके डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ माना जाएगा। 365 एक और भी अच्छा इंटरेस्टिंग केस है जहां आपने किडनैपिंग की, बच्चे को एक कमरे में अंदर बंद रख दिया या एक हाइड आउट में रखा हुआ है बच्चे को, अगर आपने उसको इलीगली कन्फाइन किया है बच्चे को, तब भी आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो लगती है और इसमें इम्प्रिजनमेंट टर्म जो है वो 7 साल की सजा होगी। देखिए आप स्कीम ऑफ लॉ अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि किडनैपिंग सिंपलिसिटर हुआ 7 साल का, अगर किडनैपिंग के साथ आप रैंसम डिमांड कर रहे हैं तो वो 10 साल तक हो सकता है, अगर रैंसम के दौरान बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वो लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, और अगर किडनैपिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेट्स से बेगिंग कर रहे हैं या फिर आपने किडनैपिंग किसी एक प्लेस विशेष पे रखी गई है या एक कन्फाइन करके रखा हुआ है तो उसमें आपको 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट तक भुगतना पड़ सकता है। जो नेक्स्ट है वो है 366 366 जो 366 है वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ अ माइनर गर्ल। अब ये अगर मान लिया जाए कि जो माइनर था वो एक लड़की है और उसको प्रोक्योर किया जा रहा था फॉर द पर्पसेस ऑफ से
इलिसिट सेक्सुअल ट्रेड या किसी भी प्रकार का सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए बच्चियों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, उन केसेस में बहुत ज्यादा ग्रूसम पनिशमेंट है, मिनिमम 10 इयर्स है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। और अगर बच्ची को इंडिया से बाहर स्मगल करने की कोशिश की जाती है या ट्रैफिकिंग हो रही है बच्ची की, तो उन सारे सिचुएशंस में मिनिमम इम्प्रिजनमेंट टर्म जो है वो 10 इयर्स है और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट टर्म लाइफ का है। और मेरी समझ से 368, 369, 370 ये सब अलग अलग सिचुएशंस में डील करते हैं, जो ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, जो किडनैपिंग से रिलेटेड है, और जिनका स्पेसिफिक इंटेंट है से या तो ट्रैफिकिंग के लिए या सेक्सुअल सर्विसेज के लिए या किसी भी प्रकार के प्रोस्टिट्यूशन या रैकेट को चलाने के लिए। इन सारे केस में आप ये मान के चल सकते हैं कि मिनिमम इम्प्रिजनमेंट टर्म जो है वो है 10 इयर्स। जैसे अब आप एक सिचुएशन अज्यूम करके चलिए कि आप कि एक इंसान है जो ट्रैफिक नहीं कर रहा है बट इंपोर्ट कर रहा है, जो ऑलरेडी ट्रैफिक लड़कियां हैं, तो वो भी ऑफेंस माना जाता है। ये जो ऑफेंस है ये अंडर सेक्शन 373 है। 373 में स्पेसिफिकली लिखा गया है कि अगर कोई भी ट्रैफिक्ड माइनर जो है लड़की, उसको अगर आप परचेज करने की कोशिश करते हैं या आप उससे सेक्सुअल फेवर्स लेने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक इम्प्रिजनमेंट टर्म माना जाएगा, मिनिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। तो ट्रैफिकिंग और रिसीप्ट ऑफ ट्रैफिकिंग दोनों सिचुएशंस में ऑफेंसेस माना जाएगा। नेक्स्ट जो सिनेरियो है वो है अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। अगर माइनर से किसी भी प्रकार का लेबोरियस टास्क या लेबोरियस वर्क लिया जाता है, तो उस स्थिति में इम्प्रिजनमेंट टर्म होगा 1 साल का। अब सिचुएशन ये आती है कि जो बच्चे हैं जो 6 to 14 इयर्स या 14 इयर्स ऑफ अंडर हैं, उनके केस में तो फोर्स लेबर माना जाएगा, क्योंकि ये भी माना जाता है कि बच्चे अपनी कंसेंट नहीं दे सकते। आपने कहा कि भाई तुम्हें बच्चों को खाना देंगे, आपको घर में सोने को देंगे और इसीलिए आप मेरा जो ढाबा है उस पर काम करिए, तो वो भी सिचुएशन जो है वो माइनर्स की फोर्स लेबर सिचुएशन में आ जाएगी और उसमें सेक्शन 374 में 1 साल की सजा का प्रावधान है अगर ये पाया जाता है। नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है रेप। अब रेप निपुण थोड़ा हम समय का ध्यान रखेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं लास्ट ही प्रोविजन है जिससे मैं डील करने वाला हूं। रेप में 2 एक्टर्स माने जाते हैं। सबसे पहले तो रेप इज सेड टू बी कमिटेड बाय अ मैन ओनली। रेप में डेफिनेशन के रिक्वायरमेंट्स हैं कि रेप सिर्फ मेल कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकते। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस भी था साक्षी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें 2 फीमेल्स ट्राइड टू रेप, बट उसमें माना नहीं गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि वो रेप है, बिकॉज डेफिनेशन ही खुद उसकी मेल माना जाता है। अब अगर मेल काउंटर पार्ट, पहले तो पेनाइलो वजाइनल सेक्स को ही रेप माना जाता था, अब रेप की श्रेणियां बहुत बढ़ गई हैं 2012 निर्भया कांड के बाद। 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके अंतर्गत अब ओरल सेक्स, एनल सेक्स और बहुत अलग अलग प्रकार के पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट्स हैं जिनको रेप की कैटेगरी में डाल दिया गया है। अगर विक्टिम बच्ची है अंडर 18 इयर्स ऑफ एज, तो ये मान लिया जाता है कि अगर उसने कंसेंट भी दी है तो भी वो कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं होगी लॉ में, और सीधे सीधे प्रोविजंस पॉक्सो एक्ट के लगेंगे। मैं पॉक्सो एक्ट में नहीं जा रहा क्योंकि ऑलरेडी उसको डील कर दिया है, बट आईपीसी में 18 इयर्स एंड यंगर औरत के साथ अगर कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो रहा है तो भी फॉर द पर्पसेस उसको हम लॉयर्स स्टैट्यूटरी रेप कहते हैं। इन सिचुएशंस में स्टैट्यूटरी रेप की परिधि में आता है और उसकी कंसेंट देना विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसेंट इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे समय दिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच निपुण।
सेशन हम लंबा रखने वाले थे, पर दरअसल आज मुझे भी कहीं जाना है।